नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे प्रमोशन का खूनी शॉर्टकट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पुलिस की कार्यशैली और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप को लेकर अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी में से एक दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश के पुलिस अफसर, जजों, विशेषकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों पर मनमाफिक आदेश पारित करने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिससे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने मिर्जापुर के एक आरोपी राजू उर्फ राजकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाफ एनकाउंटर की संस्कृति पर गहरा असंतोष जाहिर किया। पुलिस अधिकारी जजों पर विशिष्ट आदेश देने का दबाव बना रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालय उत्तर प्रदेश को पुलिस राज में तब्दील होने की अनुमति नहीं दे सकता। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि पुलिस अफसर समय से पहले प्रमोशन, तारीफ और मशहूर होने की होड़ में हथियार का अनावश्यक इस्तेमाल कर रहे हैं और तथाकथित हाफ एनकाउंटर, जिसमें आरोपियों के पैर में गोली मार दी जाती है, सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन माना और गंभीरता को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीजीपी राजीव कृष्ण और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को पेश भी किया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के आधार पर नई गाइडलाइंस जारी की है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, जो हम आपको बताएंगे। तो साफ तौर पर प्रमोशन को लेकर खूनी शॉर्टकट की बात चल रही है, जिसको लेकर कोर्ट जो है वो सख्त हुआ है। क्या यूपी में पुलिस अब जजों पर दबाव? इन सब के बीच कई अहम सवाल भी हैं और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, झूठे एनकाउंटर प्रशासन को भ्रष्ट करते हैं। कोर्ट के अलावा किसी और का सजा देना खुद में एक गुनाह है। ये अखिलेश यादव ने ट्विटर अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है कि एनकाउंटर प्रशासन को भ्रष्ट करते हैं। एक तरफ हमने देखा है कि बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा जो है चला, जिसके तहत कई जिसे कह सकते हैं कि बदमाशों को पकड़ा गया। वहीं दूसरी कोर्ट की यह टिप्पणी साफ तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा करने के लिए, और हमारे साथ महेश कुमार मिश्रा, पूर्व आईपीएस जुड़ गए। महेश कुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सुशील वकील, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए। सुशील वकील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष तिवारी, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ हैं, और श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और भी तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सीधे रुख करते हैं मनीष तिवारी की तरफ। मनीष, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप को लेकर अब तक की सबसे बड़ा सवाल, जिसे कह सकते, उठाया है। क्या जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पुलिस के जो प्रमोशन का शॉर्टकट पुलिस में कई जगह जो पुलिस वाले वो अपना रहे हैं, और इन सब के बीच जो कोर्ट का बयान सामने आया है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो एक सवाल जो है हाफ एनकाउंटर, जिस प्रकार से इस पर उठाया गया और उत्तर प्रदेश की पुलिस को एक संदेश दिया, जिस प्रकार से उनका ये कहना रहा कि न्यायालय को जो है पूरा अधिकार है किसी को सजा देने का, किसी पुलिसकर्मी को जो है किसी अपराधी को सजा देने का कोई भी हक नहीं है। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा गई। पहले भी जिस प्रकार से इनकाउंटर और हाफ इनकाउंटर को लेकर के विपक्षी दल लगातार सवाल उठाते रहते थे, लेकिन जिस प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के प्रति जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरुआती दौर से 2017 से ही एक मैसेज दे दिया
कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या तो वो दुनिया छोड़ देंगे। सबसे पहले भाषण में जो है उनके द्वारा जो है इस प्रकार से शुरुआती मैसेज था। उसके बाद काफ़ी संख्या में जो है अब तक जो है इनकाउंटर देखे जा चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ये बयान और ये एक मैसेज जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो सामने आया, उसके बाद फिर एक बार विपक्षी दलों को एक बार फिर मौका मिला है। वहीं पर अखिलेश यादव के द्वारा एक्स पर लिखा जा रहा है, वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता वो भी लगातार एक मैसेज दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान को नहीं मानती, न्यायालय से ऊपर हो गई है, वो अपनी मनमानी कर रही है। इसी प्रकार से कांग्रेस के का जो बयान है उनका साफ तौर से ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है क्राइम नहीं रोक पा रही है, क्राइम की आड़ में सिर्फ इनकाउंटर करके अपना बचाव कर रही है। तो इस प्रकार के जो विपक्षी दलों के जो मैसेज है वो लगातार जो है सामने आने लगे। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का साफ तौर से निर्देश था और एक उनका संदेश था कि अपराधियों के लिए जो है उत्तर प्रदेश में कोई भी जगह नहीं है। इसको देखा भी जा सकता है, चाहे अपराधियों को लेकर के जो है काफ़ी सैकड़ों की संख्या में अगर कहा जाए तो अब तक इनकाउंटर हो चुके हैं, काफ़ी संख्या में जो है इसी प्रकार से जो है हाफ इनकाउंटर हुए हैं। जब भी कोई अपराधी देखा जा सकता है कि लगातार ये आए दिन की एक बात है कि लगातार जब भी अपराधी पकड़ा जाता है या उसका साथी जहां पर जो है पुलिस के द्वारा हाफ इनकाउंटर का ये दौर देखने को मिल रहा था। इसी के तहत जो है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एक तंज भी कह सकते हैं, एक संदेश भी कह सकते हैं, और जिस प्रकार का उनका एक कहना है कि सजा देना और ये पूरा न्यायालय का काम है, पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और उसको न्यायालय के सामने पेश किया जाए। ठीक है मनीष, मैं आऊंगा आपके पास फिलहाल, और सीधे महाराष्ट्र लेके चलते हैं जहां पर आपको बता दें अजीत पवार की पत्नी इस समय शपथ दे रही। सीधे आपको महाराष्ट्र लेके चलते हैं। तो शपथ ले ली है, इस वक्त डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है सुनेत्रा पवार ने। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको पता होगा अजीत पवार जो कि प्लेन हादसे का शिकार हुए जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, और उसके बाद आज जैसा कि ये तय था कि 5 बजे इन्हें शपथ लेनी है, और सुनेत्रा पवार ने शपथ ले ली है। महाराष्ट्र की नई डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बन गई। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा जिसे कह सकते हैं कि वो दुखद पल था जब वो तस्वीरें सामने आई, और आज एक नई तस्वीर, एक नई जिम्मेदारी, सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण समारोह। माननीय राज्यपाल महोदय, आता शपथविधी पूर्ण झालेला आहे। पहली महिला डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार, और आपने वो तस्वीरें देखी जब उन्होंने शपथ ली।
और लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम। और इस बीच हम अपने कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, जो हम बात कर रहे हैं प्रमोशन का खूनी शॉर्टकट, और सीधे रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह चौहान भी हमारे साथ हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आरिफ जी, आपकी आवाज हाँ, राघवेंद्र जी क्या कहेंगे जो बात कोर्ट की तरफ से कही गई, और बहुत अहम बात साफ तौर पे कही गई, और मैं एक बार फिर से आपके लिए मैं उस बात को दोहरा रहा हूं। स्पष्ट शब्दों में कहा गया, प्रदेश की पुलिस अफसर, जजों, विशेषकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों पर मनमाफी का आदेश पारित करने के लिए दबाव बना रही है। किस तरह से देखते हैं कोर्ट की इस टिप्पणी को? जी, सभी पैनलिस्टों को मेरा साधुवाद। देखिए, ऐसा है, आपने जो माननीय कोर्ट के संज्ञान पर बात की, तो भारतीय जनता पार्टी का और हमारे दल का और हमारे दल के मुखिया का स्टैंड हमेशा कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोर्ट जांच करता है तो सरकार सहयोग करती है, कानून का राज है, रूल लॉ है। अब फर्क यहाँ पर समझिए, फर्क क्या है? फर्क यह है कि कांग्रेस और सपा के जमाने में केस दबाए जाते, उनको दाब दिया जाता था। बीजेपी के समय में कोर्ट बोल रहा का मान रही, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने कभी भी कोर्ट की अवमानना नहीं किया। लेकिन ये तो समझिए कि कोर्ट बोल क्या रही है राघवेंद्र जी। कोर्ट ये कह रही है, कोर्ट ये कह रही है, मैं चाहूंगा कि पुलिसिया राज, पुलिस राज में तब्दील होने मैं नहीं दूंगा। कोर्ट ये कह रहा है, कोर्ट ये कह रहा है कि पुलिस राज में तब्दील नहीं होने देंगे। क्या कप्तान खुद को कानून समझने लगे हैं? देखिए, ये बताइए आरएस जी कि आप सड़क पर जा रहे हैं और आप पर कोई बाजबरिया गोली चलाए, छीना झपटी करे, तो क्या आप उसको गुलाब का फूल देंगे? उसको क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप बताइए। हरीश जी, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, एक अच्छे बड़े चैनल के एंकर हैं। अगर कोई इस तरीके का कार्य करे तो जैसे को तैसा जवाब देना ही होगा। वही हमारी पुलिस कर रही है, हाफ हो या फुल हो। ये हमारे मुख्यमंत्री जी जब आए थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि माफिया और गुंडा राज के दिन अब लद गए। ना माफियाओं का राज चलेगा, ना गुंडों का राज्य चलेगा। यहाँ पर केवल अगर राज्य चलेगा तो कानून का राज्य चलेगा। निश्चित रूप से कोर्ट ने अगर कोई टिप्पणी की, कोर्ट ने कुछ कहा, कोर्ट ने हमारे अधिकारियों को लाइन पर लेकर बात की, अगर वो कुछ आदेशित कर रहे हैं तो ये हमारे लिए आत्मबल को और बढ़ाने की बात है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई उन्होंने इस तरीके का, मतलब इस बात को आपको लगता है कि ये आत्मबल बढ़ाने की बात है? ये जो बात कही जा रही है जहां पर मानव अधिकार का हनन हो रहा है, आत्मबल बढ़ रहा है आम आदमी का, जो आम जनमानस का व्यक्ति है, उसका इससे आत्मबल कोई घटेगा नहीं, आत्मबल बढ़ेगा। और सरकार को कोर्ट की बात सुनने का पूरा कोर्ट की सम्मान सहित बात सुनने का, सम्मान सहित बात उनकी सुनी जा रही है कोर्ट की, और उस पर अमल में लाया जा रहा है। चलिए ठीक है राघवेंद्र जी, हाँ बात आ गई। मैं चाहूंगा आपकी बात आ गई, मैं चाहूंगा इस पर जवाब ले लेते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा एक एक करके सब लोग बोले, सब एक साथ बोले। ठीक है, हाँ राघवेंद्र जी आपने बोल दिया। कपीश जी हमारे साथ है। कपीश जी, जो बात राघवेंद्र जी ने की उस पर क्या कहेंगे, और कोर्ट की जो टिप्पणी उसको लेकर अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया साफ तौर पर, क्या कहेंगे? कि राघवेंद्र जी ने जो बात कही है उसके लिए एक चीज कहा जा सकता है कि उल्टा चोर सेंधी में गाए। अब कोर्ट के, ये कोई बोल रहा है क्या आपको? नहीं, आप बोलिए। मैं हाँ, किसी पैनल में है कोई अगल बगल? मैं कह रहा हूँ जो कुछ लोगों की आवाज शायद आ रही है, फोन पे बात ना करें ताकि की आवाज साफ आ पाए हम तक। ठीक है कपिल जी बोले, अपनी बात को पूरा करें। तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है
कि इस देश में हर चीज संविधान से चलती है, लेकिन अगर आप कानून और संविधान के ऊपर जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप पे उंगलियां उठेंगी और विपक्ष भी उठाएगा, और समुचित अगर मामला बनता है तो कोर्ट ने आपको तो आपकी परखच्चे उड़ा करके रख दी। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि एक हाई कोर्ट के जज इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अपनी मनमानी कराने के लिए हमारे निचली अदालतों के जजों पे, मुंसफों पे जो है वो अपने दबाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इससे भी बड़ा कोई शर्म की बात हो सकती है? चुल्लू भर पानी लेकर के डूब के मर जाना चाहिए। और सबसे पहली चीज, बाकायदा उस केस की सुनवाई करते हुए तमाम चिट्ठियां लिखी भी हैं और पूछा है इन लोगों फूलन देवी का केस समाजवादी पार्टी वापस ले रही थी तो चुल्लू भर पानी कहाँ चला गया था? जब फूलन देवी का केस, अरे जब फूलन देवी का केस वापस लेने के लिए मुलायम सिंह की सरकार गई थी तो तुम्हारा चुल्लू भर पानी कहाँ चला गया? ठीक है, चलिए मैं देखिए, मैंने पहले ही कहा था मैंने पहले कहा था राघवेंद्र जी, मैंने पहले कहा था, मैंने आपको मौका दिया, सबसे पहले सबकी प्रतिक्रिया आ जाए। मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मैं आऊंगा कपिल जी राघवेंद्र देखिए ये इसीलिए मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था सर, आप लोगों से पहले ही कहा था कि एक एक करके बोलिए आपकी बात। मैं आऊंगा राघवेंद्र जी, आपके पास जवाब लूंगा। मुझे महेश कुमार जी के पास भी जाना है, सुशील वकील जी भी हमारे साथ है, दीप्ति सिंह भी हमारे साथ है, मुझे सबके पास जाना है। लेकिन मैं चाहूंगा सबसे पहले एक अपनी एक उम्र का भी नहीं ठीक, चलिए ठीक, हाँ राघवेंद्र सिंह जी एक मिनट, राघवेंद्र कपिल 1 to 1 नहीं, कपिल जी एक मिनट रुक जाए, राघवेंद्र जी एक मिनट रुक जाए, ठीक, मुझे नहीं राघवेंद्र सिंह जी एक मिनट रुक जाए भाई। आप दोनों अच्छे नेता हैं, जनप्रतिनिधि, एक मिनट रुक जाए ना, ठीक है, नहीं राघवेंद्र सिंह जी देखिए, राघवेंद्र सिंह जी मुझे म्यूट करना पड़ेगा भाई, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। मैं पहले कह नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। मैं आऊंगा आपके पास, मैं ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। कपिल जी एक मिनट, अरे मेरे कहने से एक मिनट रुक जाए भाई, कपिल जी एक मिनट रुक जाए, राघवेंद्र जी एक मिनट। मैं चाहूंगा मैं महेश कुमार मिश्रा, पूर्व IPS है, सिस्टम से जुड़े हुए, मैं उनको लाना चाहूंगा। महेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोर्ट मैं आपको, मैं देखिए नहीं कपिल जी मैं आपके पास आ रहा हूं भाई, आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, पूरी बात नहीं हुई। मैं राघवेंद्र जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं। कपिल जी सुनिए, कपिल जी, राघवेंद्र जी देखिए, 1 to 1 अगर करेंगे तो बात भाई, ये तरीका ठीक नहीं है। आप दोनों ही अच्छे नेता हैं और तमाम दर्शक आप लोगों को देख रहे हैं। आप लोग ऐसे अगर बात करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगी भाई? कैसे जो बात हम करना चाहते हैं वो कैसे होगी? ठीक है, चलिए हाँ राघवेंद्र जी ये व्यक्तिगत होना ठीक नहीं है, व्यक्तिगत होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कपिल जी, मैं आपसे भी चाहूंगा कपिल जी, एक मिनट म्यूट कर दिया जाए, सभी को म्यूट कर दिया जाए, सभी लोगों को म्यूट कर दिया जाए। आप में से किसी की आवाज कहीं नहीं जा रही है। मैं आपको पहले कह दूं, ये इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। कपिल जी, मैं आपको मौका दूंगा, आप भी अपनी बात रखिएगा। राघवेंद्र जी लेकिन हमारे साथ महेश कुमार जी जुड़े। महेश कुमार, क्या कहेंगे आप जो कोर्ट का फैसला आया इस पर? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने 2-3 इश्यू इसमें रेस किए हैं। मैं पहले भी आपके चैनल पे इस बात को कह चुका हूं कि स्टेट में तरीके से, यानी इस राज्य में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरीके से हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं और उसको एक रिचुअल बना दिया है, उसको ऐसा कर दिया है हाफ एनकाउंटर को जैसे आप किसी को लाठी मार रहे हैं। यानी कि आपके चैनल पे जितने भी नेशनल चैनल हैं, सब पर यह दिखाया जाता है कि पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस का लगातार अभियान जारी, और रोज वो 10-20
लोगों को टांग में गोली लगी हुई दिखाते हैं और वो लंगड़ाते हुए दिखाते हैं कि साहब लंगड़ा अभियान जारी है। और कुछ पैनलिस्ट का कहना ये है कि साहब ये सरकार का वो है, क्राइम को हम टॉलरेट नहीं करेंगे, इंटॉलरेंस है हमारी क्राइम के लिए। तो क्राइम का इंटॉलरेंस का मतलब ये नहीं है, ठीक है आप इंटॉलरेंट रहिए क्राइम के लिए, पुलिस भी इंटॉलरेंट है, पुलिस का काम ही क्राइम को रोकना है, क्राइम को रोकना है, क्राइम यदि हो जाए तो उसे डिटेक्ट करना है, पुलिस का तो बेसिक वर्क है ये। लेकिन वो पुलिस का एक अपने तरीके हैं पुलिस के, ठीक है पुलिस एनकाउंटर भी करती है, ऐसा भी नहीं कि पुलिस में पहली बार एनकाउंटर शुरू हुए या हाफ एनकाउंटर शुरू हुए, लेकिन जिस तरीके से अब ये पिछले सालों से कुछ जो रवायत बनी है, रिवाज बन गया है, जो एक बिल्कुल मतलब एक परंपरा बन गई है, बन गया है पुलिस का, ये बड़ा दुखद है। और इस तरीके ने पुलिस को डिह्यूमनाइज तो किया ही क्या है। देखिए आप जब किसी गोली मारते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप ये मान चुके हैं कि जो आदमी जिसको आप गोली मार रहे हैं ही इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, ही इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, इसे कहते हैं डिह्यूमनाइजेशन। आप डिह्यूमनाइज्ड हो चुके हैं, आप पुलिस डिह्यूमनाइज हो चुकी है। पुलिस ये मान के चल रही है कि जिन व्यक्तियों को हम टांग में गोली मार रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि स्टेज है ये बिल्कुल ये स्टेज है, ऐसा नहीं कि वो मुठभेड़ हुई जैसे हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि साहब यदि कोई गोली चलाता है हमारे ऊपर तो हम क्या करेंगे, हम तो निश्चित रूप से गोली चलाएंगे। लेकिन ये जो हाफ एनकाउंटर है ये स्टेज्ड है 100%, इसमें गुरेज नहीं है कहने में मुझे, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, नाउ आई एम नो मोर पुलिस ऑफिसर, लेकिन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये स्टेज्ड है एनकाउंटर, बिल्कुल सदी सदाई एक प्रक्रिया, सदी सदाई स्टोरी, सदी सदाई वो। और इसमें इन्होंने कैटेगराइज कर लिया है, कैटेगराइज कर लिया है कि जैसे एक आप जान लीजिए कि यदि पशु तस्कर तो गोली लगेगी उसके, बिल्कुल मान लीजिए आप यदि पशु तस्कर पकड़ा जाएगा तो उसकी टांग में गोली लगेगी। और कुछ ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो पकड़े जाएंगे तो उनकी टांग में गोली, यानी कैटेगराइजेशन कर लिया है। लेकिन देखिए ये जो तरीका है ये नितांत जो हाईकोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया, उसने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, और डिह्यूमनाइज नहीं क्रिमिनलाइज कर दिया यूपी पुलिस को, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पुलिस। आपने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी तो सुना होगा कि सोसाइटी का, लेकिन इस हाफ एनकाउंटर और एनकाउंटर थ्योरी ने पुलिस का अपराधीकरण कर दिया है। आए दिन पुलिस जो है वो इस मामलों में पकड़ी जा रही है, आए दिन केस रजिस्टर हो रहे पुलिस के खिलाफ। यानी मेरे साथ एक तैनात एक इंस्पेक्टर ने कहा मैंने एक क्रिमिनल के टांग में गोली मारी थी, उसकी टांग में गोली फंस गई है, और वो दूसरे जिले से मुझे टेलीफोन कर रहा था कि साहब आप मेरठ में हैं, किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन उन्होंने कह दिया है उस डिस्ट्रिक्ट वालों ने कि हायर सेंटर रेफर कर दिए, दिल्ली ले जाइए क्योंकि टांग काटनी पड़ेगी, एम्प्यूट करनी पड़ेगी अब ये। तो हमने कहा कि आप तैयार रहिए मुकदमा झेलने के लिए, अब आप यदि इसकी टांग कटी तो आपके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि देखिए हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर एक परिस्थिति वश होते हैं, ठीक परिस्थिति वश होते हैं, ऐसा नहीं कि परिस्थिति जो है ये बिल्कुल ऐसी हुई है, बड़ी बात आप। हाँ महेश कुमार जी मैं आता हूं, ब्रेक का वक्त हो जाए, एक दर्शक हमारे साथ है, गिरीश जी अपनी बात को रखें। हाँ गिरीश आपको बताता हूँ 47 ईयर का, सब लोग ध्यान से सुनिए। 20 साल उधर 20 साल उधर और 7 साल इधर, जो भी राजनेता बने सत्ता नशीन बने, ना तो उनके पास कानून की डिग्री है, ना प्रशासन की डिग्री है, ना कोई शिक्षा दीक्षा इस प्रकार की है उनके पास, प्रशासनिक और कानूनी बातों को समझ सके। वो केवल मनमानी पर उतरे हैं 47 सालों से प्रदेश के अंदर। और जितने भी काम हुए सभी गैर कानूनी ढंग से किए गए। जाति और धर्म का प्रचार सदा किया गया है यहाँ पर, और जाति और धर्म का प्रचार संवैधानिक पदों पर बैठे लोग नहीं कर, यही हमारे संविधान की खूबी है। बाकी जो जाति का काम करेंगे वो अलग संगठन होते हैं। चलिए ठीक है गिरीश जी बात आ गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो प्रमोशन का खूनी शॉर्टकट पे हम बात कर रहे हैं, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रमोशन का खूनी शॉर्टकट पे हम बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर एक्स पर अपने ट्वीट किया है, और साफ तौर पर एक बड़ा जो बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई जिसने सबका ध्यान खींचा, और हाफ एनकाउंटर जिस तरह से एक परंपरा बनती जा रही है लगातार, और इस तरह के एनकाउंटर्स पर अब उंगली तोड़ती थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये बात साफ तौर पे कही। तमाम गेस्ट हमारे साथ हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सबसे पहले राघवेंद्र चौहान जी, मैं चाहूँगा जब मौका आए तो बोलिएगा। सब अच्छे गेस्ट हैं और आप सबको देश इस वक्त सुन रहा है, तो प्लीज मैं चाहूंगा सबकी पहले प्रतिक्रिया आ जाए, 1 to 1 करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले कपीश जी क्या कहेंगे, अपनी बात को पूरा करें, मैं चाहूंगा। देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, योगी सरकार के आप दोनों पीरियड को उठा करके देखें,
सबसे ज्यादा हाफ एनकाउंटर, सबसे ज्यादा फुल एनकाउंटर और सबसे ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के मामले आए हैं। और इन पर फर्जी एनकाउंटर्स में 20 ऐसे केसेस हैं जिस पर ह्यूमन राइट कमीशन ने इन पर 20 करोड़ रुपए की क्षति लगाई, जो किसी सरकार के चेहरे पे काला धब्बा होती है। और हाई कोर्ट अगर किसी बात को किसी केस के अंदर ले करके जारी करके कह रहा है तो उसके मायने को समझना चाहिए। यहाँ विधि का शासन है, कोई व्यक्ति ऊपर नहीं हो सकता, विधि ही ऊपर होती है और वही सार्वभौमिक सत्य भी होना चाहिए। तो हम एक बात को ये समझते हैं कि अगर आप न्यायालय के अधिकार को कार्यपालिका और विधायिका अपने अंग कर ले तो इस देश के संविधान का क्या होगा? आप न्यायालय का भी काम करने लगे, आप शूट आउट करके हाफ पे उनको सजा देने लगे। आप अभी मोईद खान का केस देख लीजिए कि क्या हुआ, आज तो वो दोष सिद्ध नहीं हुआ और कोर्ट ने फटकार भी लगाई है, लेकिन क्या उसका घर जो गिराया गया वो मिल जाएगा? क्या उसके जो मार्केट गिराई गई, जो वो जेल में रहा 80 70 75 साल के बुजुर्ग पे आपने बलात्कार का आरोप लगाया और वो व्यक्ति की आप इज्जत सत्ता पक्ष का ये कहना रहता है कि भाई हमने अपराध को लेकर जिस तरह से हाफ एनकाउंटर या लंगड़ा ऑपरेशन जिस तरह से चला, इससे अपराध कम हुआ है, इसको लेकर आप क्या दलील देंगे? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2020 से लेकर के 2025 तक एनसीआरबी के आंकड़े ही नहीं है, तो आप कहते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? 2023 से 25 का आंकड़ा जारी करो और फिर कहो कि हमारे यहाँ देखिए कम हो गया है। भाई 2023 तक तो इनके आंकड़े देख लीजिए, पहले से ज्यादा हत्या के मामले हैं, अपहरण के मामले हैं, सबसे ज्यादा तो इधर भी जो है साइबर क्राइम बढ़ा है, औरतों के विरुद्ध होने वाले अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और 23 से लेकर 25 तक की ये सरकार जब इतनी गुड वर्किंग की सरकार है तो ये आंकड़े करने में शर्मा क्यों रही है? इनसे पूछिए कहाँ है आंकड़े और क्यों नहीं है? जनता क्या नहीं जानना चाहती है कि उस उत्तर प्रदेश के अंदर इस देश के तमाम अन्य राज्यों के अंदर कितने अपराध बढ़े हैं या घटे हैं? आखिर क्यों इस तरीके का मैलिफाइड दृष्टिकोण अपनाया गया है और फिर अपनी पीठ ठोकी जा रही है, अपने मुंह मिट्टू बन रहे हैं? तो ये चलिए ठीक है कपिल जी, बात आ गई सुशील वकील जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है जाने माने। सुशील वकील जी, आप किस तरह से देखते हैं हाईकोर्ट की टिप्पणी, पुलिस की कार्यप्रणाली, सत्ता पक्ष का अपना कहना है, इन तमाम चीजों को लेकर, लेकिन जो टिप्पणी हाईकोर्ट के इस पूरे मामले को लेकर आई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे? देखिए आरिफ जी, सबसे पहले मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा जिस हिसाब से पूर्व पुलिस बड़े सीनियर अधिकारी जी महेश जी बात कर रहे थे और उसके बाद जो कपिल जी बात कर रहे हैं। महेश जी जिस हिसाब से बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि वो यूपी पुलिस को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। जिस हिसाब से वो सीधे कह रहे हैं कि क्रिमिनलाइज किया गया यूपी पुलिस, ये अपराधीकरण वाली जो बात कही गई है। लेकिन कोर्ट एक मिनट, दूसरा कपिल जी का यह कहना क्या बीजेपी के इसको प्रवक्ता को क्या आप चलो भर पानी आपकी पार्टी डूब कर मर जाए, ऐसी बात करना। और उस पार्टी के जो प्रवक्ता है उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो जिनके शासन में जब मुख्तार अंसारी जैसे बड़े डॉन जो खुलेआम मर्डर करवाते थे और पुलिस दरे हाथ में जाती। सुशील जी मैं उसके एक कोर्ट में भी आ जाऊं, सरकार कोर्ट में भी आ जाता हूं। मैं चाहूंगा इस मसले पर अच्छा, और जो बड़े बड़े टेररिस्ट उस टाइम छोड़े गए, आज पुलिस एक्शन कर रहा है। जो ये हाफ लंगे ऑपरेशन लंगड़ा या हाफ फ्राई हाफ एनकाउंटर हो रहा है, मैं इनका ये पूरा ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आज जो ये सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो किसी हद तक ठीक है। लेकिन एक चीज है कि अगर पुलिस एक्शन में भी आ जाए, हो सकता है कुछ चीजें एनकाउंटर में जाती हुई होगी, कुछ में नहीं हुई होगी, क्योंकि जिस हिसाब से अपराध बढ़ा जा रहा है, अगर कहीं इसमें लगाम न लगे। नहीं, मैं सुशील वकील जी, एक सवाल मेरा मेरा सवाल एक ये, जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है? एक ट्रेंड बन रहा है, आपको खुश करने के लिए एक ट्रेंड बन रहा है, और जिसको लेकर कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। भाई ये हमारे आपका कहना नहीं है, ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं, कोर्ट कह रहा है। अगर कोई चीज कोर्ट कह रहा है, जिस हिसाब से कोर्ट ने आज बात टिप्पणी की, पुलिस अधिकारियों का काम नहीं है एनकाउंटर करना या न्याय देना, ये काम है कोर्ट का।
आप बता दीजिए, आज कोर्ट जो भारत देश में है, जो बंदा 5-5 बार रेप करता है, हर बार वो बेल पे निकल एक और शिकार करके फिर वापस जाता है कोर्ट में। कुछ ऐसे भी जो मर्डरर्स है 20-20 मर्डर करते हैं, उसके बाद पता चलता है पहले 4 मर्डर किए थे, 6 महीने के बेल पे गया, फिर मर्डर कर दिया, फिर कोर्ट में। अगर कोर्ट का ये करना होता है, उसका भी तो सर वही है ना कि अगर पुलिस पूरी तरीके से सबूत नहीं जुटा पाएगी भाई, ये भी तो देखेंगे ना। हाँ देखिए, आज कोर्ट ने इस पे दे दिया रूलिंग कि जो 2014 में बॉम्बे PUCL के जो उन्होंने एक पेटिशन लगाई थी, महाराष्ट्र को सामने कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया आज भी कि अगर ऐसा करता रहा हो गया तो जिसको अगर परिवार परिजन हो वो शिकायत करे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, तो उस पर कार्रवाई होगी। या जो एनकाउंटर होता है जितने भी उसमें पुलिस के ऑफिसर, उनके नाम लिखे जाए, और बाकी चीजें जो है इसमें ये भी लिखा जाए कि पुलिस कौन कौन से इसमें ऑप्शन, वो जिम्मेवारी आगे के लिए है। लेकिन आज तक 7 साल में कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी क्यों नहीं की? 7 साल कहां से 5-7 साल के बाद कैसे आज कोर्ट में ही हो गया? वो भी एक और की जो केस चल रहा था उसमें उन्होंने टिप्पणी दी कि है गलत है। सुशील वकील जी क्या कह रहे हैं? आपको कोर्ट पे भी आपको संदेह लग रहा है? नहीं, देख लीजिए देश में हो रहा है। मैं वही आपको कह रहा हूँ, जिस हिसाब से आजकल चल रहा है कि रेपिस्ट जो बच्चियों को रेप करता है, फिर वो 6-6 नहीं, अभी मैं बात पंजाब में लीजिए जो वो एक बड़ा जिसका ये चल रहा था। मैं अभी टॉपिक की अगर मैं बात, सुनिए सुशील कुमार जी, मैं अभी की बात करूं, न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने मिर्जापुर के एक आरोपी राजू उर्फ राजकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही कि दबाव बना जा रहा है, पुलिस अधिकारी जजों पर विशिष्ट आदेश देने के लिए दबाव बना रहे हैं। ये कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट है भाई, मैं नहीं बता रहा हूं ये। मैं आता हूं, दीप्ति सिंह हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है। दीप्ति सिंह जी क्या कहेंगे मौजूदा वक्त में? क्या आपको लगता है जिस हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं और एक लंबी फेरिस्त है, मैं ही नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़ी तादाद में बदमाश पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन क्या पुलिस में भी अपराधीकरण हो रहा है और ये हाफ एनकाउंटर एक ट्रेंड बनते हुए चले जा रहे हैं जो आगे के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है? क्या दीजिए जी, देखिए, भारत का जो बेस है ना, वो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कानून को किस तरीके से चलाना है क्लियरली कहता है। आर्टिकल 21 हम लोगों को एक समानता का अधिकार देता है, और सबसे बड़ी बात है, आप अपराधी किसी को तब तक नहीं कह सकते जब तक दोष ना हो गया हो। दोष सिद्धि के बाद भी प्रोविजंस होते हैं कि उसके ऊपर किस तरीके की सजा सुनाई जाती है। अब जो ये पुलिस का जो रवैया है, अभी आप उसको देखिए, दोष सिद्धि से पहले ही दोषी करार दिया और गोली मार दिया। आप किसी को गोली जब मारते हैं तो वो ये नहीं, आप ये कह सकते हैं, बहाना मार सकते हैं कि उसके पैरों में मार रहे थे, हाथों में मार रहे थे, आप उसको गोली मार रहे थे और आपका एकमात्र उद्देश्य था उसको मारना। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। एक व्यक्ति जो अपनी बात भी अभी नहीं कह पा, आपने अपने अजम्पशन पे उस पे गोली चला दिया, और इसके बाद आपको देखिए कानून को किस तरीके से इन्होंने हाथ पे रख लिया है। मैं सिर्फ कानून की नजर से बात करूंगी, मुझे किसी भी पॉलिटिकल ये में ना डाला जाए। सही बात। अगर किसी पे गोली चलाया जाता है जिसकी दोष सिद्धि हुई है, तो गोली चलाने वाले के ऊपर भी उसी तरीके से FIR होना चाहिए जिस तरीके से उसने बिना FIR के उसके ऊपर गोली चलाई है। आप देखेंगे इस तरफ अभी जितने भी ये हाफ एनकाउंटर हुए हैं, उसमें से कई ऐसे में FIR में नामजद वो नहीं होता जिसके ऊपर गोली चलाई गई है, वो कहीं पे भी नहीं होता, बस अजम्पशंस है, शक के बिना पे उस पे गोली चला दी। और गोली चलाते वक्त आप ये भी नहीं साबित कर पा रहे हैं कि आपकी जान को किस तरीके से खतरा था कि आपने अपनी जान बचाने के लिए उस अभियुक्त पे गोली चला। ना तो आपका हथियार छीन रहा था, ना आपको उसने जान से मारने की कोई कार्य की है, कोई किसी भी तरीके का कोई एक्शन इस तरीके का दिख ही नहीं रहा है जिसमें आपने अपनी जान बचाने की रक्षा हेतु उसके ऊपर गोली चला दी। आप समझिए कितने बड़े कानून को, भारत संविधान को अंगूठा दिखाते हुए ये सारी चीजें चल रही हैं, और हम लोग एक दूसरे का पीठ थपथपा रहे हैं कि यूपी में जी देखिए कितना बढ़िया शासन चल रहा है, अभी तो अपराधियों की हौसले को हमने रोक रखा है। अपराधी अभी है या नहीं है ये भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ अजम्पशन पे आपके नाम पे कहीं आ गया है, FIR में किसी ने कह दिया है और आपने गोलियां चलानी शुरू कर दी है। अब इसमें अपराध हो जाने के बाद आप गोली चला रहे हैं, वाह भाई तो तब होती जब अपराध ही नहीं होता। तो इस तरीके
आपको कवायद ही नहीं करने पड़ते। और उसके बाद देखिए आपके सीनियर ऑफिसर्स जो पुलिस के हैं, उन्होंने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया ऐसे उन सारे पुलिस वालों के ऊपर जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। एफआईआर बराबर पे होता है, अगर उधर हुआ है और आपने है तो आप पे भी वही अपराध होगा और 307 का मुकदमा चलेगा अगर वो जिंदा रह गया। और जैसे मैं भाई साहब से सुन रही थी, जो पुराने पुलिस ऑफिसर रहे हैं, एक्स ऑफिसर, उन्होंने कहा कि गोली चलने के बाद जान बचने की भी चांसेस कम हो जाते हैं, खून ज्यादा बह जाता है, कई बार पैर काटना पड़ जाता है या कई बार वो अंग उनका भंग हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और इस तरीके की चीजें अगर बढ़ती चली गई तो फिर कोर्ट और कानून की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, पुलिस बड़ी के बात हाथ में ही कही सारी ताकत। अगर पुलिस ही को सब कुछ तय करना है तो फिर न्यायालयों में ताला लगा देना चाहिए। क्या कहेंगे राघवेंद्र जी इस पर? लगाइए और खुद से ही अपने हाथ में सारी चीजें ले लीजिए और कानून में बन जाइए और अपने को जस्टिफाई करिए। ठीक है, खुद ही जस्टिफिकेशन इन एट दिस मोमेंट ये आपको ये बताता है कि पुलिस के हाथ में ज्यादा पुलिस अपराधी हो गए हैं। उनके पास ही हाँ बोलिए दीप्ति जी, जल्दी से बात को पूरा करें फिर। पुलिस ही अपराधी हो गई है। अगर आज इस तरीके की चर्चा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट आप लोगों ने लिया है कि कानून का खिलवाड़, देखिए कानून के इतने स्टेजेस हैं, उसके बावजूद भी पुलिस को क्या करना चाहिए, उन्होंने खुद अपनी तरफ वो ब्लैंक छोड़ रखा है, जबकि एफआईआर बराबर और ये रूल है, प्रोटोकॉल है, ये सारे रेगुलेशंस में लिखे हुए हैं, पर ये कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरफ से चलिए दीप्ति जी, इसी पर मैं जवाब लेता हूँ, इसी पर राघवेंद्र जी जवाब दे जल्दी से और पॉइंट टू पॉइंट रहिएगा, तो घुमा फिरा के जवाब दे। राघवेंद्र जी बोले। ऐसा है, मैं कोई घुमा फिरा के जवाब नहीं देता। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा था, मैं पहले उस पर जवाब दे देता हूँ। तो उनका जमीर और चुल्लू भर पानी तब कहाँ चला गया? फिर देखिए आप अभी लोग चुल्लू भर पानी की बात नहीं करेंगे। देखिए फिर अब मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा अभी उन बातों को छोड़ दो। अभी मेरा सीधा सवाल जो दीप्ति जी ने पूछा कि अगर पुलिस ही सब डिसाइड करने जाएगी तो फिर ये न्यायालय क्यों बना हुआ है, कोर्ट क्यों बना? मेरा सवाल ये है आपसे, जो बात वो पूछ रही, मैं चाहूंगा इस पर जवाब दें। ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराध रोकने के पुलिस की कार्य प्रणाली पर जो सवाल उठ रहे हैं और ये जो परंपरा बनी आ रही है, उस पर मैं पूछ रहा हूं। भाई हम नहीं कह रहे, कोर्ट कह रहा है, ये कोई मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं आपसे। राघवेंद्र जी बोल। मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। मैं मोहतरमा से पूछना चाहता हूँ, गलत किया गया था क्या? कोर्ट जाना चाहिए था। जो इतना दुर्दांत अपराधी होगा, जो पुलिस पर गोली चलाएगा, तो उसके तो गोली मारनी पड़ेगी, वो गोली मारेगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस सजग है और बीजेपी शासन में कोर्ट भी स्वतंत्र है, मीडिया भी स्वतंत्र है, जांच एजेंसियां भी स्वतंत्र है और मोहतरमा जो बैठी हैं वो भी स्वतंत्र हैं, तब ये बोल पा रही हैं। ये समाजवादी पार्टी का शासन नहीं है, ये फूलन देवी का मुकदमा। ठीक है राघवेंद्र जी, दीप्ति जी कुछ कहना चाहती? दीप्ति जी जल्दी से छोटा सा जवाब, जल्दी से जवाब दे, फिर मैं आगे बढ़ूं। मैं फिर कबीर जी आपके पास भी आता हूँ, कबीर जी आपके पास। राघवेंद्र जी ठीक है, देखिए ठीक है, आपका पॉइंट मैंने लिया। दीप्ति जल्दी से काउंटर करें, जल्दी से काउंटर कर पाएगा। इनको पहले म्यूट करिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप अपराध कर रहे हैं पुलिस का जामा पहनकर और फूलन देवी का मुकदमा वापस लेना क्या सही फैसला था? इस पर जवाब दीजिए आप। देखिए ये फैसला अगर पुलिस लेने लग गई तो वो जो जज बैठे हैं वो कह रही है तो न्यायालय क्यों है भाई? वो कह रही न्यायालय क्यों, कोर्ट क्यों है? अगर जब सारा फैसला करने लग जाएगी तो फिर क्यों है? ताले लगा देने चाहिए ना वहां पे। हमें अपराध पे राजनीति नहीं करना, यहाँ पे ये दिख रहा है। बिल्कुल सही बात, अपराध पे राजनीति नहीं करने आए हम लोग, बिल्कुल सही बात कह रही। एक तरीका जो है, एक जो सिस्टम है, उसके चीजें होनी चाहिए। फूलन देवी पे अगर केस वापस लेना, फूलन देवी का केस मैं ठीक है, राघवेंद्र जी आता हूँ मैं हाँ ठीक है, महेश कुमार जी बोले, फिर मैं आपके पास आता हूँ। कपिल जी मैं आपके पास, महेश कुमार जी बोले। मैं एक चीज कहना चाहूंगा या दीप्ति जी को थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। ठीक है, ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इंडियन पीनल कोड में दिया हुआ है और दिस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल। खाली सिटीजन को ही नहीं है, ये पुलिस को भी है। और ये जो हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर होते हैं, इट इज ऑलवेज इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आप यदि एफआईआर पढ़ेंगे तो एफआईआर में यही लिखा होगा कि हमने आत्मरक्षार्थ, यानी उनकी गोली हमें मार सकती थी, हम मर सकते थे और अपने को बचाने की नीयत से हमने फायर किया और वो उसको लगा। ये हमेशा, अब ये कहना कि हर एफआईआर, क्योंकि यदि पुलिस गोली मार रही है तो पुलिस के खिलाफ एफआईआर हो जाए, आर्म फोर्स को पुलिस रेगुलेशन में
पुलिस एक्ट में, आर्मी एक्ट में आर्म फोर्सेस को ये हक है कि इन डिफरेंट सिचुएशंस यदि पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है तो दे कैन फायर, दे कैन यूज द फायर आर्म्स। ये बिल्कुल है, उसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन आपका ये कहना कि हर केस में यदि पुलिस गोली मार रही है, यदि पुलिस टांग में गोली मार रही है, तो पुलिस के खिलाफ भी एक क्रॉस FIR होना चाहिए, ये जस्टिफाई नहीं किया सकता, नंबर 1। नंबर 2, मेरा कहना यह था कि पुलिस का जो एक रवैया है, पुलिस का जो एक रूटीन बन गया है, मैं इस रूटीन की बात कर रहा हूं, इस रूटीन ने ही पुलिस को डिह्यूमनाइज किया और इस पुलिस को डिक्रिमिनलाइज, इसको क्रिमिनलाइज किया है। जैसा कि सुशील जी कह रहे थे कि मेरा यह कहना कि साहब पुलिस को ये डिमोरलाइज कर देगा मेरा स्टेटमेंट जो है, क्योंकि मैं एक फॉर्मर पुलिस अफसर रहा हूं और यदि मैं ऐसी बात करूंगा तो ये पुलिस को डिमोरलाइज करेगी, पुलिस को डिमोरलाइज नहीं करेगी। देखिए, आफ्टर ऑल ह्यूमन राइट्स है, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार, यानी कि यदि आप DK बासु केस में जाएं, DK बासु ऑफ इंडिया में, वेस्ट बंगाल में जाएं, तो उसमें उन्होंने सारी गाइडलाइंस दी हुई हैं। उन्होंने दिया है कि एनकाउंटर में आप क्या करेंगे, यदि एनकाउंटर होगा तो कैसे इन्वेस्टिगेशन होगा, कैसे उसका पोस्टमार्टम होगा, हर चीज होती हुई है, क्लियर है। सॉरी टू डिसइंटरप्ट यू सर, मैं सुशील वकील जी आपके पास आऊंगा, आप अपना जवाब तैयार रखिएगा, मैं जब आपके पास आऊंगा तो आप जवाब दीजिएगा। नहीं, महेश कुमार जी की बात पूरी हो जाने दी, कुमार जी अपनी बात को पूरी करें जल्दी से। CRPC, एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जितनी भी पावर्स, दे आर गेटिंग द पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यदि कोई भी CRPC का प्रोविजन, IPC का प्रोविजन, एविडेंस एक्ट का प्रोविजन, इफ इट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो उसको इनवैलिड करार दे देगी और वॉइड करार दे देगी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन क्योंकि ये इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए वो एज एज बने हुए हैं और बने रहेंगे। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आप ह्यूमन राइट्स को कुछ ऑनर नहीं करेंगे, आप कुछ कानून को IPC CRPC में मानेंगे, नहीं मानेंगे। CRPC बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि किन सिचुएशन में जो आप गोली चला रहे हैं, क्रिमिनल्स को गोली चला रहे हैं, तो किन सिचुएशन में आप चलाएंगे, कहां तक फोर्स, यूज ऑफ फोर्स करेंगे। अब रहा राघवेंद्र जी की बात, राघवेंद्र जी बार बार इसको कह रहे थे कि साहब फूलन देवी का केस विड्रॉ किया, फूलन देवी का केस विड्रॉ किया। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी, माफ कीजिएगा, नॉट ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर विड्रॉ होते हैं। और मैंने अपने पुलिस टेन्योर में देखा है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल रहा होता है और क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, अब वो MLA हो गए, MP हो गए, और केस को विड्रॉ करने के लिए एप्लीकेशन डाल देती है। लेकिन बहुत से केसेस में विड्रॉ नहीं हो पाते हैं केसेस, मैं बता दूं आपको, नहीं हो पाते हैं केसेस। यदि फूलन देवी के खिलाफ यदि मास मर्डर केस था तो विड्रॉ नहीं हो सकता था किसी हालत में, जो राजपुर में उन्होंने 24 आदमियों को खड़े गोली मार दी थी। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि देखिए, आप एक जो नेक्सस है पॉलिटिशियंस का, पुलिस का और ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिशियंस, पुलिस और क्रिमिनल्स, ये जो नेक्सस है, इट इज वेरी डेंजरस नेक्सस। इस नेक्सस को तोड़ना होगा, और यदि हमने नहीं तोड़ा और यदि हमने इसको अलग नहीं किया, तो आप ये बड़ी बात आपने कही, बड़ी बात। मैं आप एक बात कहूंगा आपसे, मैं चलते चलते एक बात कहूंगा आपको, कम शब्दों में जल्दी से। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मेरा एक अपना जाति नजरिया है, मैं एक पर्सनल व्यू है मेरा ये, कि कभी भी चीफ मिनिस्टर को, कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन क्योंकि वो ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, उनको कभी भी देखिए कि साहब वो रहेगा या परलोक चला जाएगा, यहां रहेगा या कालकवलित हो जाएगा। देखिए, ये स्टेटमेंट जो है ना, एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, एब्सोल्यूट। ये पुलिस को ये एक ऐसा एक हथियार दे रही है, पुलिस को एक ऐसा मोरल उसका बढ़ा रही है कि पुलिस आज यदि वो हाफ एनकाउंटर और एनकाउंटर थ्योरी में बिलीव करती है और जा रही है उस तरफ, तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन इस तरह के स्टेटमेंट कभी भी किसी पॉलिटिकल हेड को नहीं देने चाहिए और उस पर रेस्ट्रेन रखना चाहिए, और स्पेशली इन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। ठीक, मैं आता हूं कपिल श्रीवास्तव जी, ये जो बात खाकी खादी नेक्सस की बात कही महेश कुमार जी ने, उस पर क्या कहेंगे? तमाम पार्टियां रही हैं राजनीति से इतर। हाँ, पहली चीज कि हमारे जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत ही कमिटमेंट की बात कही है और बिल्कुल सही बात कही है कि जो DK बासु का केस था, उसमें पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी करते समय क्या क्या चीजें अपनाई जानी चाहिए प्रक्रिया, पुलिस के द्वारा और क्या बोलते हैं, अगर कोई एनकाउंटर होता तो उसमें क्या करना चाहिए। इस केस में हाई कोर्ट ने उसी को तो इंगित किया कि अगर आपने एनकाउंटर्स किए हैं और आपने FIR दर्ज किया कि नहीं किया, और अगर किया
तो क्या आपने 164 सीआरपीसी का जो बयान था, जो माननीय मजिस्ट्रेट के सामने अंकित कराया जाता है, या जब मेडिकल अथॉरिटी के पास आप ले जाते हैं उसकी चिकित्सा कराने के लिए, तो वो बयान वहां अंकित किया गया कि नहीं किया गया? तो ये दोनों ही चीज नहीं की। तो ये दोनों चीज क्या बताती है? बहुत से मामले में एफआईआर दर्ज नहीं है, केवल एक मजिस्ट्रियल जांच बैठा देते हैं। तो मजिस्ट्रेट तो अधिकारी के एडिशनल आते हैं, वो न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं होते। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने 164 होता है, या मेडिकल कराते समय जो अपने डॉक्टर को एक स्टेटमेंट लेने के लिए कहा गया होता है वो लेता है, या उसको मृत्युकालिक कथन तक माना जाता है। क्योंकि मैं भी एक एडवोकेट हूं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं और क्रिमिनल साइड देखता हूं, इसलिए मैं आपको कह सकता हूं। और सबसे बड़ी बात यह कि बार बार ये पूलन देवी के केस की बात कर रहे हैं, वो तो मर्सी पे छूटी थी और उनको सिर्फ समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट दिया था। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे वर्तमान समय में हैं, राजगंज के अंदर 302 के केस है उन पर, 307, 153, 153 बी का केस गोरखपुर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था उनका। तो मुझे आप बताइए, उनको क्या न्यायालय पे भरोसा नहीं था? पहले ये मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने ही ऊपर उठा लिया, चिन्मयानंद स्वामी पर से उठा लिया, जो बहन बेटी से तेल मालिश करते हुए जिनकी वीडियो थी। आप बताइए, इन्होंने पीडीपी के साथ जब सरकार चला रहे थे तो 8000 पत्थरबाजों पर से, आतंकियों पर से इन्होंने मुकदमे उठा लिए। तो ये क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, बहुत सी उसकी भी सीआरपीसी में जो प्रोविजंस हैं उसको अपनाते ही हुए करते हैं। कोर्ट के सबमिशन के बगैर आप नहीं उठा सकते हैं। कोर्ट जब सहमत होती है तभी देती है। बहुत से केसों में उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने हमारी भी सरकार में नहीं दिया, जिनको आप बीच बीच में उठाते हो। हम तो कहते हैं कि जो विधि के साथ था वो विधि संगत चीजें हुई हैं कोर्ट से। ठीक, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि विधि सर्वोपरि है। हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं अपने मुख्यमंत्री से कि कम से कम राह चलते हुए बातों की का जैसे बोलते हैं राही, वो प्रयोग नहीं करना चाहिए कि अगले चौराहे पे निपटा देंगे। हाँ ठीक है, कभी जी बात आ गई, कभी जी आपकी बात आ गई, आपने पॉइंट रखा। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है सुशील जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सुशील वकील जी, किस बारे में? एनकाउंटर के बारे में? किस बारे में? हाँ सुशील जी, आप कहना चाहते थे, आप कह रहे थे जो महेश कुमार जी कह रहे थे, उन पर कुछ कहना चाहते थे आप। देखिए, मैं जो चीज़ है तो मैं इसलिए उनका ये बीच में ये रोकना चाहता था क्योंकि मेरे को इस बात पे उनका ये था कि उन्होंने जो भी बात की कि यूपी पुलिस क्रिमिनलाइज हो गई है, तो अब वो कह रहे हैं नहीं जी, उनका भी उन्होंने तो अब स्टेटमेंट अपना दे दिया, क्योंकि पुलिस वाले को भी अपना देखना है कि अगर कहीं से गोली चल रही है या कोई क्रिमिनल गोली वापस चलाए तो उसको वापस चलाना। और ये देख लीजिए, इसमें जितने एनकाउंटर होते हैं इसमें ऐसे अभी तक देखा नहीं जाए कि बहुत से कोई ऐसा हो जाए जो निर्दोष आदमी जिसको गोली लगी, गोली उनको लगी है। जो मतलब आपका कहना है सुशील जी, जो एनकाउंटर चल रहे हैं, उसके शिखर यादव गाजियाबाद, अरे बात बीच में क्यों बोलते हो? आप बता दो जी कपिल जी, आपको वो जमाना भूल गया जब आपकी सरकार थी, यूपी पुलिस उन दिनों एनकाउंटर करती थी। कोई गाड़ी में सामान लेके चले, कोई कीमती चीज लेके चले, आपकी जो पुलिस थी उस टाइम उनको एनकाउंटर करके सामान लूटती थी। ये आपका जमाना था। आज की बात आप कर रहे हैं, आज की जो टारगेट कर रहे हैं, चलिए मैं फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलिए सुशील जी बात आ गई। ठीक है, दीप्ति जी कुछ कहना? दीप्ति जी फाइनल कमेंट कम शब्दों में। दीप्ति जी, टेररिस्टों को क्या करने की जरूरत है मौजूदा वक्त? ठीक है कपिल जी, कपिल जी ठीक है, सुशील जी ठीक। देखिए, मुझे राघवेंद्र जी के पास भी जाना ना, तो वो खफा हो जाएंगे, कहेंगे हमें आपने नहीं दिया। मैं चाहूंगा दीप्ति जी जल्दी से कम शब्दों में फाइनल कमेंट, फिर राघवेंद्र जी आपके पास आओ। दीप्ति जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का माइक बंद करो। ना ठीक है सुशील वक्त की थोड़ी सी कमी, मैं माजरत चाहूंगा। दीप्ति जी जल्दी से फाइनल कमेंट। दीप्ति जी, जो इन पे दबाव डाल रहे हैं वो कोर्ट का तो ये अपना हक है, उस चीज का कोर्ट के पावर्स है। चलिए ठीक है, राघवेंद्र जी आपका टाइम। राघवेंद्र जी, देखिए, अगर हर एक्शन के बाद हम पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं तो ये बेईमानी हो, और ड्यूटी फिर कौन करेगा? हमारे सवाल ये है कि हम नहीं खड़ा कर रहे, सवाल ये हम नहीं खड़ा कर रहे भाई। कोर्ट जब टिप्पणी कर रहा है तो तब तो भाई कहना पड़ेगा ना।
है तो कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट का मान करते हैं, सम्मान करते हैं। हम इस तरीके हम चोर सेंधी में गए। कोर्ट के सम्मान की बात करते हैं। पुलिस के हाथ बांधोगे तो अपराधी सिर पर चढ़ेगा, और अपराधी की जाति धर्म नहीं देखा जाता। सब लिख के बोल रहे हैं। ऐसा ना हो कि पुलिस जो है वो सर पे चढ़ जाए, पुलिस सर पे ना चढ़ जाए। राघवेंद्र सिंह जी, यहाँ तो उल्टा दिखाई पड़ रहा है, पुलिस सर पे चढ़ रही है। वही तो के पीछे को लग रहा है। विपक्ष का अपराधी अधिकार दिखते हैं, पीड़ित का खून नहीं, खून दिखता है इनको। पीड़ित कोई अगर किसी के अरे लिख के क्या बोल रहे हैं? तुम फूलन देवी के आदमी हो, तुम फूलन देवी की ही बात करोगे। इसीलिए मुलायम सिंह किनारे हो गया, और उनका लड़का भी उनके बाप को गद्दी से उतार कर किनारे हो गया। हंसते फूलन देवी के आदमी नहीं है भाई वो। रहे हो तुम्हारी हालत सांप छछूंदर देती है। चलिए ठीक है, ये प्लीज मैं चाहूंगा ये व्यक्तिगत होने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। महेश कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने रखे। कपीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुशील वकील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दीप्ति जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रमोशन का खूनी सर्टिफिकेट, कोर्ट का वर्डिक्ट, इन सब के बीच पुलिस के काम करने का तरीका क्या, एनकाउंटर को लेकर जो कोर्ट की तरफ से बात कही जा रही है उस पर अब देखने वाली बात ये हो रही कि जो आज जिस तरीके से डीजीपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सीजीआई की, अब क्या पुलिस अपने काम करने के तरीके को बदलेगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। और मौजूदा वक्त में जिस तरीके से अब ये सियासी रूप आगे लेता दिख रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है, पुलिस को लेकर जो ट्वीट किया है, देखना दिलचस्प होने वाला है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से क्या बयान है। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे